हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्फोस्फीयर बाय कृष्णा में। मैं हूं कृष्ण राज और आज हम फिर आए हैं एक नए गेस्ट के साथ उनकी नई कहानी, नए जीवन के एक्सपीरियंस को जानने के लिए। क्योंकि मैंने हमेशा से आपको बोला है कि हमारे लिए हर एक किसी की लाइफ की जर्नी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम हर किसी की लाइफ की जर्नी से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। आपने देखा होगा कि हमने पुराने पिछले एपिसोड्स में अपने जितने भी गेस्ट को इनवाइट किया, उन्होंने अपने जीवन के एक्सपीरियंस पे हमें साझा किया, उनके जीवन के उतार चढ़ाव और जो भी उन्होंने सीखा है जीवन से, वो हमें उस सीख को समझाने की कोशिश की। तो हमारे चैनल का मोटिव भी यही है। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ हमारे नए गेस्ट आज हैं हमारे स्टूडियो में, और मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं। आपके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं देना चाहता हूं। आप एक शिक्षक हैं और ये शिक्षकों के भी शिक्षक हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये ना सिर्फ बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, बल्कि टीचर्स को भी गाइड करते हैं। और इनके नाम बहुत सारी उपलब्धियां हैं, और उन उपलब्धियों में एक संक्षिप्त विवरण मैं आपको दे दूं। इन्हें अभी हाल ही में एक राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान राजपाल पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान से ये पुरस्कार पुरस्कृत हो चुके हैं। रोटरी क्लब द्वारा नेशन बिल्डर्स अवार्ड से ये सब पुरस्कृत हो चुके हैं, और विभिन्न सामाजिक संगठनों से भी इन्हें समय समय पर पुरस्कार दिया जाता है। और ये सबसे अच्छी बात है कि बहुत सारे सोशल संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। तो आइए जानते हैं और मिलते हैं श्री राकेश कुमार मालवीय जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, और मैं जी चाहता सर, हूं कि बहुत आप बहुत हमारे व्यूअर्स नमस्कार को अपने सर। बारे में बताएं। जी सर, नमस्कार सर। हमारे व्यूअर्स को आप अपने जी सर, नमस्कार जी। सर, मैं हमारे राकेश व्यूअर्स को कुमार अपने बारे मालवी में हूँ। बताएं। जी जी, जी। मैं राकेश कुमार मालवी हूँ। अभी मैं माध्यमिक शिक्षक के पद पर शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चांद में पदस्थ हूँ। अभी 2 माह पहले ही मैं उच्च पद प्रभार पर यहाँ आया हूँ। इसके पूर्व मैं 26 वर्ष तक शासकीय प्राथमिक शाला कौआ खड़ा में पदस्थ था। और चूंकि मेरी सेवा 19 वर्ष की आयु में लग गई थी, तो एक जो जब टीनेजर से व्यक्ति निकलता है और युवा होता है, उसी समय मैंने शिक्षा विभाग में अपने पदार्पण कर लिया था। और चूंकि मेरे पिताजी फॉरेस्ट में थे, तो बहुत जगह मुझे छिंदवाड़ा के बहुत सारे स्थानों पर जो मोखड़ विकास खंड, परासे के नजदीक चौरी विकास खंड, जगह जगह शिक्षा प्राप्त करने का अनुभव प्राप्त हुआ है। और मैं जिस विद्यालय में था, वो विद्यालय जहां हम पेंच और कुलबेहरा जो नदी है, उसका जो संगम स्थल है, वहां पर स्थित है। और एक अच्छा मुझे प्लेटफॉर्म मिला कि मुझे काम करना चाहिए बच्चों के बीच। तो पता नहीं चला कि वहाँ 26 वर्ष कैसे काम कर लिया गया। मैंने विद्यालय इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत जन सहयोग वहां से ग्राम वासियों से लिया था। जैसे हमने फेंसिंग जन सहयोग से बनवाई है, हमने वहां पर शौचालय जन सहयोग से बनवाया था, कंप्यूटर क्रय कर लिया था ना 2007 में बच्चों के लिए। और वहाँ बच्चों में आध्यात्मिक विकास हो, इसके लिए हमने सरस्वती जी का स्टेच्यू 3.5 फीट का एक मंदिर बनवाया था, जहाँ आज भी प्रेयर हमारे बच्चे करते हैं। इसी के साथ जो कला के क्षेत्र में काम करने के लिए हमने प्लेटफॉर्म बनवाया था। और टीएलएम पर भी हमने बहुत बेहतर वहां पर काम किया था। और इसके साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि को करिकुलर एक्टिविटी में भी उनको हमें आगे लेके आना चाहिए। तो मैंने वहां प्रयास किया था कि हमारे पास नेचर क्लब था, पेंच कुलबेहरा नेचर क्लब, जो रजिस्टर्ड था। साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू कप पैक था। और हमारे कप पैक ने इतना शानदार काम किया था एक समय में, कि हमें भारत स्काउट गाइड राज्य मुख्यालय द्वारा पूरे प्रदेश का सबसे आदर्श दल का पुरस्कार हमें प्राप्त हुआ। तो हमने ये गौरव भी वहां हासिल किया है। जी। और 2008 में पूरे ब्लॉक में सबसे आइडियल स्कूल हमको हमारे विद्यालय को कहा गया था। इसी के साथ राज्य शिक्षा केंद्र, जो कि प्रारंभिक शिक्षा को देखता है पूरे राज्य में, उन्होंने अपनी पत्रिका जो नए आयाम के नाम पर, उसमें हमारे विद्यालय को सेल्फ ऑपरेटेड स्कूल का की उपमा दी थी। तो ये उपलब्धि हमारे नाम वहाँ उस विद्यालय में थी। और ये सब कुछ हमें हासिल हुआ उन हमारे गांव वालों के सहयोग से, हमारे बच्चों के सहयोग से, और अधिकारियों के मार्गदर्शन से एक बेहतर तरीके से हमने उसमें काम करने का प्रयास किया था। उसी के तारतम्य में मुझे प्रेरित किया हमारे जिला शिक्षा अधिकारी श्री GS बघेल साहब ने, कि अब जिला स्तर पे भी भारत स्काउट गाइड में मैं जिला प्रशिक्षण आयुक्त के पद पर 6 साल से कार्यरत हूँ। मैंने बहुत ज्यादा लोगों को एडवाइस तक कराया है, बहुत सारे कोर्सेज किए हैं। और जूनियर रेड क्रॉस, जो कि को करिकुलर एक्टिविटी का एक महत्वपूर्ण आयाम है, एलिमेंट है, उसमें मैं जिला संगठक के दायित्व को 2 साल से निभा रहा हूँ।
तो मुझे हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने कहा कि क्यों ना आप कोई पुरस्कारों में भाग लेना चाहिए, और मैंने पिछले साल उनके निर्देशन में फॉर्म भरा। और मुझे ये बड़ा गौरव महसूस होता है कि मैं स्वयं अपना एवेल्यूशन नहीं कर पा रहा था, परंतु पूरे स्टेट में जितने जी, शिक्षकों ने 92 शिक्षकों ने भरा था, उसमें मैं सबसे हाईएस्ट मार्क पर था। तो एक बहुत बड़ा बढ़िया। अच्छा महसूस होता है कि जब हमें निष्काम भाव से कोई काम करते हैं और उसका प्रतिफल मिलता है। फिर सर मेरे अंदर एक डीस होती थी कि मैं चूंकि गांव में टीचर हूँ और शहरों में अखबारों में मुझे अखबार पढ़ने का पहले से शौक है। तो अखबारों में पढ़ा करता था कि फला स्कूल में वो बच्चों को स्वेटर्स दी गई, फला स्कूल में ये डोनेट किया गया। तो मैं सोचता था ये लोग हमारे विद्यालय क्यों नहीं आते डोनेट करने। तो मुझे पता लगा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो यहाँ तक आए। इतने ज्यादा विद्यालय हैं तो क्यों ना हमें शुरुआत करनी चाहिए। तो सर मैंने एक टीचर्स जी, वेलफेयर सोसाइटी का निर्माण किया। आज उस सोसाइटी में 163 मेंबर्स हैं, और अभी तक हम बहुत लोगों बड़ा ने अचीवमेंट। लगभग 28 लाख का जनसहयोग कर चुके हैं। चाहे विद्यालयों में स्वेटर्स बांटना हो, स्टेशनरी बांटना हो, यूनिफॉर्म बांटना हो, शूज बांटना हो, वाटर टैंक बांटना हो, या वाटर फिल्टर बांटना हो। इवन कि हमारे जो टीचर्स को जो इंजरी हो जाती है, मेजर इंजरी, उनको ऑपरेशन के लिए हमने 6 लोगों को 65,000 रुपए हमने डोनेट किया। कोविड में हमने लोगों को राशि उपलब्ध कराई। इवन कि हमारे क्षेत्र में यदि कहीं पर कोई आगजनी की घटना हो जाती, पूरा तहस नहस हो जाता, तो सबसे पहले पहुंचने वाला हम लोग होते हैं कि उनको के साथ रसद लेकर हम पहुंचते हैं। और जब हमारे यहाँ फ्लड आया हुआ था इस एरिया में, आपको ज्ञात होगा 2021-22 में जी, बाढ़ आई हुई थी, जी, तो शासन से पहले पहुंचने वाले हम लोग थे, और हमने 4.5 लाख का उसमें रसद और सामग्री लोगों को मुहैया करवाया था। तो लगता है कि ईश्वर ने हमको जो जीवन दिया है, उस जीवन का हम थोड़ा बहुत तो उपयोग कर पा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य जो है वो ईश्वर की सबसे अमूल्य कृति है, और उस कृति को मानवता के हित में काम करना चाहिए। बस यही कुछ सेवाएं चल रही। अभी बॉयज हायर सेकेंडरी में मैं 2 माह पहले आया हूँ उच्च पद प्रभार पर। तो आने के साथ ही मैंने जो शुरुआत वहां की थी वही यहाँ पर भी आज, चूंकि लोकल हॉलिडे है, फिर भी मैं अपने विद्यालय में हूँ। और यहाँ अभी आज हम सरस्वती जी का जो मूर्ति का मैंने स्थापना करने का प्रयास किया है, उस पे काम चल रहा था। साथ ही मैंने एक डैन बनाने के लिए आज काम किया है, कि जो स्काउट गाइड डैन होती है विद्यालयों में, उसका निर्माण जी, जी। किया है। साइड में इको क्लब के माध्यम से यहाँ गार्डनिंग के लिए भी मैंने प्लान किया, और उसके लिए जगह सुरक्षित कर ली है। और निश्चित तौर पर 1 माह में वो पृष्ठभूमि पर दिखने लगेंगे वहां पे पौधे। तो इस प्रकार बस काम चल रहा है। नहीं, बहुत अच्छी चीज सर आपने बताई, और मैं आपसे मतलब काफी इंस्पायर भी हूँ, क्योंकि क्या होता है जॉब के साथ इतनी सारी अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन कर पाना। मतलब होता है एक जॉब में हम काफी सारा टाइम देते हैं, फिर फैमिली टाइम भी है, वो सारे टाइम को मैनेज करने के बाद भी आप इतनी अदर एक्टिविटीज में टाइम निकाल पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी अपने आप में उपलब्धि है, और हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन भी होगा। मैं आपसे जी। जानना चाहता हूँ सर, कि जनरली आपने देखा होगा कि आज के समय में जो एक जॉब की परिभाषा हो गई है, चाहे हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें, प्राइवेट जॉब की बात करें, कि उन्हें जो वर्क अलॉट है सिर्फ वो वही करते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं सोचते हैं। तो आप जो ये सोच रहे हैं कि हमें समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए, ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला है? सर ये जो प्रोत्साहन है या जो मार्गदर्शन है, मुझे मेरे पिताजी से मिली हुई है। मैं उनके साथ जब मेरी प्राथमिक शिक्षा हुई तो हम मुजावर माल में रहते थे। फिर 6 से 11वीं तक की शिक्षा में हमने समसवाड़ा, जो विकासखंड चौरे का एक ग्राम है, वहां थे। और हमारे पिताजी फॉरेस्ट में थे, और उनके नाम भी बहुत सारे कीर्तिमान है, कि सबसे ज्यादा उन्होंने यदि पूर्व सामान वन मंडल में वृक्षारोपण या प्लांटेशन लगवाने का काम किया है, तो वो मेरे आदरणीय पिताजी श्री CL मालवीय जी हैं। तो मैं ये देखता था कि वो आ, काम में इतने व्यस्त होते थे कि पूरे फुल डे वर्क करना, और फिर नाइट में, चूंकि फॉरेस्ट में लकड़ी चोरी होती है, तो चौकीदारों के साथ पेट्रोलिंग करना, रात्रि गश्त करना। और जब वो सेवानिवृत्त हुए 2014 में, तो मैंने पाया कि लोग सेवानिवृत्ति के साल लापरवाही करते हैं, और वर्क में उतना रुझान नहीं देते हैं। और उस समय उनके पास वहां पर तेंदुपत्ता, आप समझते होंगे, तेंदुपत्ता संग्रहण का बहुत बड़ा केंद्र है अमरवाड़ा।
तो पूरे मध्य जी। प्रदेश में सबसे ज्यादा तेंदुपत्ता का उत्पादन वहां पर होता है। तो उसके पालक अधिकारी हुआ करते थे। तो मैंने ये पाया कि यदि वो 12 बजे रात को किसी तेंदुपत्ता फड़ पर है, तो वो अपनी दायित्व को निर्वहन के लिए 4 बजे रात को किसी तेंदुपत्ता फड़ पर होंगे। और रिटायरमेंट के 2 दिन पहले तक रात्रि गश्त कर रहे थे। तो वो उनका जो अनुवांशिकी जीन है वो हम में आया है। और हमने उनसे सीखा है कि यदि आपका काम है तो आपकी कीमत है। और ये तो जो बाकी चीजें दिखावा है, यदि आप सही काम करते हैं तो आपकी वैल्यू है, और वो उससे जो प्रसन्नता मिलती है वो अमूल्य है। तो इसी प्रकार शिक्षा में मैंने देखा है कि ना केवल यदि आप जॉब करते हैं, बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी भी जॉब करके चले जाते हैं, तो सिर्फ वो उनके लिए जॉब है। परंतु हमने एक थीम निकाली थी हमारे विद्यालय में कि हमारा विद्यालय हमारा देवालय। तो देवालय बहुत चूंकि हम भारतीय संस्कृति से आते हैं, तो देवालय मतलब हमारे लिए सिरमौर चीज हो जाती है, हमारा ताज हो जाता है, हमारा मुकुट हो जाता है। तो वहां पर हम कितना अच्छा कर सकते हैं, कितनी अच्छी भावना से काम कर सकते हैं, कितना समर्पण कर सकते हैं। और जब वो हम करते हैं तो इसको पाते हैं कि समाज भी आपको देखता है कि आदर्श की निगाहों से देखता है, सम्मान की निगाहों से देखता है। और ये सबसे अमूल्य धन है, मैं अभी तक ये सीख पाया हूँ। तो इसीलिए मैं आपको जैसे मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, तो मुझे 13 दिन की सीएल मिलती है। और मैं आपको मैं प्राउड से कहता हूँ कि मैंने शायद ही साल भर में 1 या 2 सीएल लेता हूँ। अदरवाइज मैं घर में नहीं रहता हूँ। और पूरे दिन मैं विद्यालय आता हूँ या अपनी सेवाओं में रत रहता हूँ, चाहे वो स्काउट के कैंप हो, रेड क्रॉस के कैंप हो, या अन्य एक्टिविटी में मैं संलग्न रहता हूँ। तो ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि ये मेरे पेरेंट्स से मुझे ये सब कुछ मिला है। बेशक सर, हमारा सबसे पहला इंस्पिरेशन हमारे पेरेंट्स ही होते हैं, उन्हीं को देख के हम सारी चीजें सीखते हैं। तो ये बहुत अच्छी जी। सीख आपने ली है अपने जीवन में, क्योंकि हमने देखा है कि आप जितना कर रहे हैं अपने विद्यालय के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और सामाजिक संगठनों से भी आप जुड़े हुए हैं। मतलब मैंने देखा है जी। कि आपके अंदर एक भावना है कि नहीं, हमने अगर समाज से कुछ लिया है तो हमारा दायित्व भी है कि हमें समाज को उस चीज को देना चाहिए। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, और इससे हमारे जी। व्यूअर्स भी काफ़ी कुछ सीखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे टॉक शो का उद्देश्य ही यही है कि हम लोगों की लाइफ की जर्नी के बारे में जानें, और उससे मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग इस बारे में सीखें। जैसे आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि आप जिस विद्यालय में हैं, उस विद्यालय को आपने एक नारा भी दिया। उसी के कारण जी। बहुत सारे बच्चे उससे मोटिवेट होते होंगे। तो सर, मैं एक जी। चीज़ और जानना चाहता हूँ आपसे, जो अभी आप वर्तमान में शिक्षक हैं, आप जब स्टूडेंट लाइफ आपकी रही होगी, उस समय जो एजुकेशन सिस्टम था और आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें कितना परिवर्तन आया है? जी। सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना भूल गया। मुझे ये नहीं मालूम, क्योंकि मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ। और आपकी जो जी, वर्किंग स्टाइल है और आपका जो बिहेवियर है, मैं उससे भी प्रभावित देता हूँ कि अच्छी चीजें मैं जहां भी मिलती है लेते रहता हूँ। आप जो ये अभियान चला रखे हैं कि लोगों के जीवन को दूसरे तक पहुंचाना, ताकि लोग उससे प्रेरित हों और नए मार्ग को तलाशें, क्योंकि एक अमूल्य कृति है मानवता और मानव। तो ये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अब चूंकि थैंक यू सर। शिक्षा के समय जो चेंजेस आया है एजुकेशन सिस्टम में, सर बहुत भारी चेंजेस आया है। चेंजेस 3-4 स्तर पर आया हुआ है। पहले एजुकेशन की रिक्वायरमेंट जो थी बहुत कम थी। रिक्वायरमेंट के अनुरूप हमें उस नॉलेज को गेन करने के लिए बहुत कम संसाधनों में हम वो काम कर लेते थे। परंतु अब ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें पूरे विश्व से मुकाबला करना है। तो हमें लैस होना पड़ेगा, हमारे बौद्धिक कौशल को डेवलप करना होगा। हमें पूरे विश्व के सामने ये प्रदर्शित करना होगा कि हमारा ज्ञान कमजोर नहीं है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस आए हुए हैं। और हमारा विभाग भी इस हेतु बहुत काम कर रहा है। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 तृतीय शिक्षा नीति तो आजाद भारत की जारी हुई है, उसमें भी स्किल्स डेवलपमेंट के लिए बार बार बात कही गई है। और जो नया स्ट्रक्चर उन्होंने लागू किया है, 5+3+3+4, जिसमें अब हमारा शिक्षा विभाग जो है 4-4+ के बच्चे से ही अब काम करना चालू कर दिया है। तो चैलेंजेस बहुत ज्यादा आए हुए हैं। वहीं पहले ये होता था कि अनिवार्य शिक्षा की स्थिति नहीं थी।
अब अनिवार्य शिक्षा एक वेलफेयर स्टेट की जवाबदेही होने के नाते हम देने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु यहाँ हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम्स है। एक तो हम अधोसंरचना के मामले में कमजोर होते हैं। स्टेट के पास उतनी विकास करने के लिए आवश्यकता पूरी करने के लिए शायद मूल्य की बात कह दें या इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कमजोर है। दूसरा, सीमित संसाधन है जी। हमारे टीचर्स जो है, टीचर्स को भी अब वेल अपडेट होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो गई है। और विभाग कर रहा है, परंतु उस गति से हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। सर, सबसे वीकर सेक्शन में जो हमारा अभी वर्तमान में हम लोग पिछड़ रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, वो है पेरेंट्स का हमें सहयोग नहीं मिलना। खासकर गवर्नमेंट जी। स्कूल में हमारा टीचर्स, जैसे मैं गांव में जाके लोगों से बात करता हूं कि आप अपने बच्चे को विद्यालय भेजें, उनको हमें शिक्षा देनी चाहिए। आज ही मैं 9:30 यहाँ आया हुआ था कि मुझे अतिरिक्त कक्षाएं लगानी, क्योंकि कक्षा 10वीं की अंग्रेजी जैसा विषय मेरे पास है, मेरे एक कलीग्स है उनके पास गणित है। तो हम 2 शिक्षकों पर आज एक विद्यार्थी आया हुआ था, फिर भी हमने समय जाया नहीं किया, हमने उसको शिक्षा दीक्षा दी। तो ये बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं कि यदि पेरेंट्स थोड़ा सा आगे आते हैं तो हम शिक्षक लोग और बेहतर करने के लिए अपना मन बना सकते हैं। तो ये चैलेंज है। जबकि जब हमारे समय की बात होती थी तो शिक्षक जो है, वास्तव में हमें बड़े गर्व के साथ नाम लेना चाहूंगा। जो हमारे बड़े माँ साहब कहते थे, हम बड़े गुरुजी थे, श्री झाम सिंह शर्मा जी, जिनके सुपुत्र अभी जिला शिक्षा केंद्र छिंदवाड़ा में श्री एपी शर्मा जी हैं। वो, मैं उनको बचपन से जानता हूँ। तो वो हमें अतिरिक्त उनके पास एक दायित्व होता था, दायित्व बोध उनके पास होता था कि मेरे विद्यार्थियों को वो सारी शिक्षा आनी चाहिए, जो सिलेबस है वो पूरा होना चाहिए। तो वो अतिरिक्त समय हमको देकर पढ़ाया करते थे। परंतु उन्हें पेरेंट्स का सपोर्ट होता था। आज सर ये दिक्कत है कि गवर्नमेंट स्कूल में पेरेंट्स का बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। उन्होंने यदि नाम लिखवा दिया है तो ये सारी की सारी जवाबदेही अब शिक्षक की हो जाती है। तो ये यहाँ पर हम लोग कमजोर हो रहे हैं। यदि पेरेंट्स आगे आते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि एक एजुकेशन सिस्टम को यदि कंप्लीट करना है तो उसके लिए शिक्षक के साथ पालक और बच्चे एक सर्कल बनना चाहिए। तब हम सपोर्टिव एजुकेशन की बात कर लेते हैं और एक कलेक्टिव रूप से वर्क कर पाते हैं ताकि हम अच्छी शिक्षा दे सके। तो ये बहुत सारे चैलेंज हमारे साथ है। दूसरा, अशासकीय विद्यालय अब बहुत ज्यादा जमीनी स्तर पर आ गए, तो अब उनसे भी हमें मुकाबला करना है। तो हमें भी अपने विद्यालय को एक अच्छे स्तर पर लाना होगा। नहीं तो चूंकि सरकारी संस्थान जो है वो समाज के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति है उसको भी लाभान्वित करने का काम करता है। ये संस्था एक समय ऐसा ना हो कि पिछड़ जाए, और पिछड़ेगी तो हम निश्चित तौर पर मानवता के हित में काम नहीं कर रहे होंगे, ऐसा लगेगा। तो सर, बहुत चैलेंजेस है। और शिक्षा तो वैसे ही एक चैलेंज का विषय है, और एक लंबा इन्वेस्टमेंट है पेरेंट्स के लिए। तो पेरेंट्स क्या, हमारे भारत में अब एक संस्कृति चल पड़ी है कि हमें त्वरित लाभ चाहिए, और शिक्षा में त्वरित लाभ नहीं मिलता है। उसमें इन्वेस्ट करना होगा, 20-22 साल समय देना होगा, और तब कहीं उसका हमें लाभ मिल पाएगा। तो मैं यही रिक्वेस्ट भी आपसे करूंगा कि आप इस बात को भी प्रसारित करें। बहुत पेरेंट्स पूरे यदि जिले में या बाहर एब्रॉड इसको देखते हैं कि वो बच्चों की शिक्षा पे बेहतर काम करे। जैसा हम देखते हैं, किसान यदि सिर्फ खेतों में बीज डाल के वापस नहीं आ जाता, वो सेकेंड डे थर्ड डे दिन भर वो देखता है। तो हम बच्चों को कैसे छोड़ सकते हैं? यहाँ हमारे पेरेंट्स थोड़ा समझने में कमी कर रहे हैं, इसलिए हम लोग सोचने के बाद ही बेहतर परिणाम देने में असमर्थ हो रहे हैं। नहीं, ये बहुत अच्छा मैसेज है सर। आपने बिल्कुल सही बात कही कि जनरली पेरेंट्स की अगर बात करें तो उनका यही रहता है कि हमने बच्चे का स्कूल में एडमिशन करा दिया, अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की है और उन्हीं से वो जी। रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। खुद कभी जी। कोई मेहनत नहीं करना चाहते हैं आज के समय। ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग जॉब है। और जी। आपने जो एक मतलब इशू रेज किया, ये वाकई में बहुत चिंता का विषय भी है। तो मैं अपने सारे जी। व्यूअर से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें कि पेरेंट्स भी अवेयर हों कि जितनी जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक शिक्षक की है स्कूल में, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की भी है कि वो भी अपने बच्चों को टाइम दें, उनके साथ एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। तो इससे जी। ना उनकी एजुकेशन लेवल बढ़ेगा, बाकी अदर स्किल्स भी उनकी डेवलप होंगी। सर, मेरे को जी, स्किल से बिल्कुल। रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछने हैं
कि अभी हमारे स्कूल का जो सिस्टम है उसमें हम अदर एक्टिविटीज में भी अभी मतलब लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, बच्चों को अदर स्किल्स में। अगर आपको दिखता है, जैसे आप टीचर हैं, आप भाप लेते हैं कि ये बच्चा किस फील्ड में जा सकता है, और कुछ ऐसे बच्चे जी भी होंगे जो आपसे गाइडेंस लेने आते हैं कि सर मुझे किस जी फील्ड में जाना चाहिए। तो इसके लिए आप या आपका संगठन है कुछ काम कर रहा है सर? सर, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। किसी भी, चूंकि हमारे यहाँ शिक्षा जो है एक पुराने जमाने से जीवन जीने के साधन के साथ साथ जीविकोपार्जन का भी एक माध्यम रहा है, और हम शिक्षा के द्वारा ही आगे जाते हैं। तो हम लोग प्रारंभ से देखते हैं कि बच्चे में जो स्किल्स आ रही है, जो उसका रुझान है, उस रुझान के अनुरूप बच्चे हमसे बात करते हैं। तो हम पाते हैं कि कुछ बच्चे किस एरियाज में जाना चाहते हैं, तो हम लोग कैरियर गाइडेंस के माध्यम से उनकी काउंसलिंग करते हैं, और काउंसलिंग करके उन्हें अवगत कराते हैं। इवन कि हम लोगों ने हमारे इस टाउन स्तर पर जो अधिकारी हैं, अधिकारियों को हम बुलवा के सीधे उनसे बात करते हैं कि सर, आपको भाषण नहीं देना है, आपको ये बताना है कि जो बच्चा इस क्षेत्र में रुझान रखता है तो वो कैसे एक ब्रांच मैनेजर बन सकता है बैंकिंग एरियाज में, या वो कैसे एक पुलिस वाला हो सकता है, कि या कैसे वो इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में जेई हो सकता है, और कैसे वो शिक्षक बन सकता है, और उसको क्या तैयारी करनी चाहिए। तो इस पर हम बहुत बात करते हैं। इसी के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति किसी एरिया में जा रहा, तो सबसे उसमें नैतिक गुणों का विकास होना चाहिए, और उसके लिए भी हम लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से काम करने का प्रयास किया कि हमारे यहाँ पर उमंग, कौशल, ये गतिविधि संचालित होती है। हम लोग इको क्लब को भी संचालित करते हैं, ताकि इन्वायरमेंट को हम पीछे ना छोड़ें, जमीन से हम जुड़े रहें, और इन क्षेत्रों में हम लोग काम करते हैं। अभी गत दिवस हमारे बच्चों ने एक प्रयास किया था कि वो जो अपने प्रैक्टिकल के क्षेत्र में उन्होंने अपने एक चित्रकला का भी उन्होंने रुझान दिखाया था, जिसमें उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से काम किया था। तो हम लोग प्रयास ये करते हैं कि शासन स्तर पर जो गाइडलाइन आती है, उस गाइडलाइन के अतिरिक्त भी हम लोग लोगों को यहाँ पर बुलवाते हैं। जैसे हमारे जो कामगार लोग हैं, हमने उनको भी इनवाइट किया है। 3 से 4 बार हम साल में उनको इनवाइट करते हैं कि आखिर एक बढ़ई कैसे काम करता है, उसके क्या टूल्स होते हैं, एक इलेक्ट्रिशियन कैसे काम करता है, उसके कैसे टूल्स होते हैं। मैंने यहाँ के जेई साहब को इनवाइट किया, ब्रांच मैनेजर यशवर्धन साहब है, उनको भी इनवाइट किया कि वो बच्चों से बात करें, ताकि कुछ आइडियल लोगों को देखकर बच्चों में ये भावना आती है कि हमें किस एरिया में जाना चाहिए, और मेरा जो रुझान है, मैं क्या सोचता हूँ, और उस सोचने के साथ वो उनको एक मार्ग मिलता है, वो प्रेरित होते हैं। और हम लोगों ने क्वार्टरली एग्जाम के बाद पीटीएम का भी यहाँ आयोजन किया हुआ था, जिसमें पेरेंट्स से बात की थी सीधे कि आप क्या सोचते हैं कि आपका बच्चे का रुझान क्या है, और आप इसको किस ओर ले जाना चाहते हैं। तो और उस ओर ले जाना है तो आपको बच्चे के साथ हमेशा खड़े रहना होगा, और बच्चे को मार्गदर्शित करना होगा, क्योंकि बच्चा अभी हमारे पास जो अभी है वो टीनेजर्स एज में है। और ये जो है एक आंधी और तूफान की एज है, उनको सही यदि रास्ता नहीं दिखाया गया तो वो भटक सकते हैं, और एक समाज में वो अच्छा समाज का निर्माण नहीं करेंगे। यदि अच्छे समाज का निर्माण करना है तो उस बच्चे को एक आदर्श व्यक्ति बनाना होगा। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो कोई शासकीय सेवा में आए, परंतु वो कोई भी सामाजिक कार्य या जो समाज में जितने व्यवसाय है उनको अपना सकता है, परंतु उसमें मानवता के गुण होने चाहिए, नैतिक गुणों का विकास होना चाहिए। वही उसके संस्कार है जिससे एक अच्छा बेहतर समाज हम लोग बना सकते हैं। और एक अच्छा शिक्षक, वैसे शिक्षक तो सर, जो 99.9% शिक्षक होते हैं वो अपने बच्चे को एक बेहतर व्यक्ति ही बनाना चाहते हैं। कुछ परिस्थितियां इधर उधर हो सकती है, तो हम लोग वही प्रयास करते हैं। और अभी वर्तमान में हमारे माननीय कलेक्टर साहब चूंकि शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बार बार वो चिंतन कर रहे हैं, और बार बार हमारे अधिकारियों की बैठक लेते हैं कि हमें किस क्षेत्र में काम करना चाहिए। तो अभी वो उन्होंने एक नया हमें संदेश दिया है कि हम टेक्निकल जो मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करते हुए बच्चों के साथ ऐसी शिक्षा को प्रारंभ करें, ताकि बच्चा, हमारे पास रेफरेंस मटेरियल ज्यादा हो शिक्षक के पास, और रेफरेंस मटेरियल के साथ यदि हम बच्चों को जानकारी देते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो एक शिक्षक फुलफिल तरीके से बच्चों को अच्छा नॉलेज का डिलीवरी कर सकता है।
तो वो उन्होंने भी संदेश दिया है और प्रयास यही है कि अभी हम इस वर्ष भी जो परीक्षा परिणाम है बोर्ड के वो बेहतर करेंगे। इस प्रकार कुछ योजना हमारे विद्यालयों में संचालित। सर बहुत बढ़िया है। सबसे अच्छी बात है कि आप कैरियर गाइडेंस, कैरियर ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए भी आप बच्चों को हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, अगर हम सोसाइटी की बात करें, थोड़े से पुराने समय में चले जाएं, तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन उपलब्ध नहीं होते थे। कि इंजीनियरिंग का ऑप्शन उपलब्ध होता था, फिर बायोलॉजी आपने ले जी लिया तो आप डॉक्टर बन जाइए, इसके अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास उपलब्ध नहीं होते थे। सामाजिक सरोकार ही वैसा था शायद। तो आज के समय में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, ऑप्शंस अवेलेबल है, और जैसा आपने बताया कि आप डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के लोगों को इनवाइट करते हैं अपने स्कूल में, उनसे मिलवाते हैं कि ताकि बच्चे इंस्पायर हों और उनसे कुछ जी सीखें। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है और मैं अनुरोध करता हूँ सभी लोगों से कि ऐसी पहल अपने स्कूलों में करनी चाहिए। सर एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि अभी का जो जी एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, बीइंग अ टीचर सर, आपको क्या-क्या चैलेंजेस फेस करनी है? एक तो आपने बता दिया कि पेरेंट का कोऑर्डिनेशन आपको उतना नहीं मिल पा रहा है, और अदर कोई जी ऐसे चैलेंजेस हैं जो आप फेस करते हैं? सर अभी सबसे ज्यादा चैलेंज हमारे साथ है कि हमारे विद्यालयों में सीबीएसई पैटर्न लागू हो गया है। और सीबीएसई पैटर्न में हमें जो हमारे कंटेंट होते हैं, सब्जेक्ट के कंटेंट होते हैं, उस पर हमें पर्याप्त तैयारी करनी होती है। पहले ऐसा होता था कि जब हम स्वयं पढ़ रहे होते थे तो पाठ्य पुस्तक हमारे राज्य पाठ्य पुस्तक निगम की होती थी। और उसके जो हमारी उसमें विषय वस्तु होती थी वो सीमित होती थी। परंतु सीबीएसई में जो कंटेंट है, विषय वस्तु है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो सीमित नहीं है, वो बहुत बड़ा है। तो हमारे पास चैलेंज होता है कि आखिर हम बच्चे को उस उससे रूबरू कैसे कराएं, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कैसे कराएं। तो हमें बहुत ज्यादा अध्ययन करना होता है। पहले अपने घरों में हम अध्ययन करते हैं और उस चैलेंज के साथ आते हैं कि आखिर हम इसे कैसे डिलीवरी करें ताकि हमारे बच्चे उससे अवगत हो जाए। चूंकि हमारे सारे की सारे बच्चे वंचित समुदाय से आते हैं तो एक कठिनाई वो भी होती है। उनके पास ऐसी कोई डिवाइस नहीं है कि वो ऐसी चीजों को देख सके, और है भी तो उनका इधर इस ओर ध्यान नहीं है। तो हमें ये इस पर बहुत बड़ा चैलेंज है, उस पर हमें काम करना होता है। और घर पे 1 से 2 घंटे पहले अध्ययन करना होता है, बहुत सारा रेफरेंस मटेरियल को देखना होता है, उसके बाद हम बच्चों के बीच में आते हैं। फिर जब हमें विद्यालयों में आना होता है तो सर अभी चूंकि हम बड़े विद्यालयों में हैं तो 20 से 22 लोगों का स्टाफ है, उसमें कोऑर्डिनेशन जमाना होता है कि आखिर एक यूनिट की तरह हम लोग कैसे काम करेंगे। और चूंकि गवर्नमेंट ने हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में बिल्डिंग दी है, मैन पावर दे दिया है, परंतु इसको बेहतर तरीके से कंडक्ट करने के लिए हमें काम करना होगा, समाज में एक अच्छा संदेश देना होगा। तो वो एक जमाना भी बड़ा चैलेंज का विषय है। नहीं तो होता ही है कि यदि आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं तो आपका विद्यालय अच्छा अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर सकता। फिर टीचिंग हॉल में जाने से जो कि सिर्फ यदि आप बहुत अच्छा नॉलेज भी रखते हैं और आपको बहुत अच्छा टीचिंग स्किल्स भी पता है, परंतु आपकी डिलीवरी सिस्टम यदि डिस्टर्ब है तो आपका वो ज्ञान कोई काम का नहीं होता है। तो जितने ज्यादा जो सीखने के सिद्धांत होते हैं, चाहे हमें बच्चे को रीइंफोर्स करना हो, उसे तत्पर करना हो, एग्री करना हो, उस पर भी हमें काम करना होता है। वो मेन चैलेंज है हमारा कि बच्चे जो हम देना चाहते हैं कि हमारा हम डिलीवरी करना चाहते हैं, रिसीवर ही उसको नहीं ले रहा हो, तो उस पर भी एक शिक्षक के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि बच्चों को पहले उसका माहौल निर्माण करे और बच्चे को तत्पर करे कि हम बेटा ये टीच करना चाहते हैं, और उसको साथ में टू वे वर्क करके ही हम कोई अच्छी चीज दे पाते हैं। अदरवाइज आजकल के बच्चे चूंकि वो ज्यादा कहना चाहिए ज्यादा एडवांस हैं, वो कि वो यदि आप पूरा पुराना ओल्ड नॉलेज उनको देना चाह रहे हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और चूंकि यदि आपके पास सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज है तो ही आप बच्चों को कंट्रोल में रख पाएंगे, अदरवाइज नहीं रख पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि शिक्षकों का जो जॉब है वो भी बहुत चैलेंजेबल हो गया है। और हमारे शिक्षक करने का प्रयास करते हैं, अदरवाइज वो नकार दिए जाते हैं। तो बहुत चुनौतियां हैं, फिर भी स्वीकार करते हैं उसको। नहीं, अच्छा है सर।
और ये ज़रूरी है, लाइक चुनौतियों का सामना हम करना करते रहें और ऐसे ही आगे आप इस फील्ड में बढ़ते रहें, लोगों का जी मार्गदर्शन करते रहें, बच्चों का मार्गदर्शन करते रहें। सर, जैसे जब जब ये नए पैटर्न चालू होते हैं या आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, हमें शासन की तरफ से टीचरों के लिए कोई ऐसी स्पेशल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज होती है समय समय पे, कि जी जिससे वो अपने टूल्स और सर शार्प बिल्कुल करते होती है। रहें? जी बिल्कुल होती है सर, ये ट्रेनिंग है। रिफ्रेशर कोर्स के नाम से या इंडक्शन कोर्स के नाम पे ट्रेनिंग होती है। परंतु सर एक जी। अभी हम देखते हैं कि हमें देशभक्ति या हमारे दायित्वों का बोध सिर्फ नारों में ज्यादा पसंद। हम देखते हैं कि नारों में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से उत्तरदायित्व को समझने का या देशभक्ति के भाव को लाते हैं, पर जैसे ही हम सरकारी सिस्टम में आते हैं तो पाते हैं कि कहीं ना कहीं हम हमारे दायित्वों से मुंह छुपाते हैं। या तो इन ट्रेनिंगों में भी मैंने ये पाया है कि कभी कभी लगता है कि ये टाइम कहीं जाया तो नहीं कर रहे हैं। शासन अपने स्तर पर प्रयास कर रही होती है, पर सिस्टम में ऐसे एलिमेंट भी होते हैं कि जो कहीं ना कहीं व्यवधान उत्पन्न करते हैं। जैसे हम संप्रेषण की बात करते हैं तो बीच में नॉइस आ जाती है या कुछ तो व्यवधान आते हैं। तो वैसे व्यवधान आते हैं, परंतु शासन प्रयास करती है कि शिक्षक को उससे लैस किया जाए, नई जानकारी दी जाए। पाठ्यक्रम जब भी चेंज होता है तो उसकी ट्रेनिंग टीचर्स को होती है। और जब ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो उसमें भी एक्सपर्ट आते हैं। परंतु फिर वही है कि व्यक्ति तो है तो मानव ही, वो अपने पूर्व ज्ञान को उड़ेल देता है, नए ज्ञान फिर वो बाउंडेड हो जाता है। तो बहुत सारी उसमें भी समस्याएं हैं। परंतु शिक्षकों को यही चाहिए कि वो जो हमारी पाठ्य वस्तु है या जो सिलेबस है उसके कॉन्सेप्ट पर वो बेहतर तरीके से पहले खुद अध्ययन करे और उसके बाद बच्चों के बीच जाए। तो हो सकता है कि हम लोग बहुत अच्छे भारत के लिए काम कर रहे होंगे, अच्छे देश के लिए काम कर रहे होंगे। और मैंने जैसे ही पहले उल्लेख किया था कि नारों में ही देशभक्ति दिखाई देती है। यदि हम हर जगह ईमानदारी से काम करने लगेंगे, दायित्व को समझने लगेंगे, तो यही तो हमारी मूलतः देशभक्ति है जो हमें करना चाहिए। तो ये समझने की दरकार है हर एक व्यक्ति को। यदि वो समझ लेता है तो निश्चित तौर पर वो समाज में भी काम करेगा। जैसे हम टीचर्स वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से काम करते हैं। आज चांद क्षेत्र में लगभग 12,000 पौधों का हमने पिछले 6 साल में रोपण किए। यदि आप कभी चांद पधारते हैं तो पाएंगे कि जिस क्षेत्र जी। में आप जाएंगे उस क्षेत्र में हरियाली हरियाली दिखाई दे रही होगी। तो लगता है कि वो हमारी सोसाइटी के पौधे तो समाज में हम लोग प्रेरित करते हैं कि हमें अपने दायित्वों के साथ न्याय करना चाहिए और उस पर बेहतर तरीके से अमल करना चाहिए। बहुत अच्छा है सर, और मैं बहुत खुश हूँ कि आप चाँद के बच्चों का भविष्य आप जैसे शिक्षकों के हाथ में है। ये बहुत बड़ी उनके लिए उपलब्धि है, और जी हम कामनाएँ करते हैं कि आपका संगठन ऐसे ही दिन-ब-दिन बढ़ते रहें, बहुत सारे लोग उनसे जुड़ें, ना सिर्फ़ मतलब आपके कार्यालय शासकीय सेवक, मैं तो चाहता हूँ कि अन्य सामाजिक लोग भी जो हैं वो आपके इस संगठन से जुड़ें और प्रेरित हों कि हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए। सर, मेरा मैं यही चीज़ सोच रहा था कि आप इतने सारे संगठनों से जुड़े हुए हैं, आपके ऊपर जॉब का भी दायित्व है, फिर फैमिली के लिए टाइम कैसे निकाल पाते हैं आप? सर वहाँ से कभी हुआ ये कंप्लेन कि नहीं आती है टाइमिंग के लिए? जी जी जी। सर बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। मेरे सारे दोस्त ये कहते हैं। अभी 3 दिन पहले मेरे प्राचार्य जो है यहाँ इंचार्ज प्राचार्य अनिल तागड़े जी ने मुझसे कहा था। हुआ ये कि जिस जी। इको क्लब का मुझे गार्डन बनाना है वहां मुझे पेयजल आपूर्ति के लिए पानी की लाइन बिछानी थी। मैंने एक प्यून को पकड़ा और उससे बोला कि तुम खुदाई करो, मैं मट्टी निकालता हूँ। और हम लोग रात के 7:30 तक उसको बिछा रहे थे। तो उन्होंने वहां से गुजरते हुए देखा विद्यालय के सामने से, बोले अरे ये तो अभी तक काम कर रहे हैं। तो आके खड़े होते बोले सर आप अभी गए नहीं। मैंने कहा नहीं, ये काम खत्म तो हो जाए तब मैं जाऊं। तो बोले आपने घर वालों को क्या डरा के रखा है कि आप कहीं भी रहें वो कुछ ना बोले आपको। जी। तो सर हुआ ये कि मैं बहुत सालों से स्काउट गाइड में काम करता रहा हूँ। मेरा शौक था। क्योंकि मेरे दादाजी जो है वो नागपुर बटालियन में आर्मी मैन थे। और मैं प्राउड फील करता हूँ कि जब हैदराबाद के खिलाफ हमारी सेना भेजी गई थी अ, निजाम के खिलाफ, तो हमारे दादाजी उस फौज में शामिल थे। तो मुझे भी वर्दी का शौक था और दादाजी वर्दी में थे, पापा जी भी फॉरेस्ट की वर्दी में थे। अब इधर हम टीचर बन गए। तो वर्दी का एक शौक था, स्काउट गाइड में एक वर्दी होती है। तो मैंने 2001 से उसमें ज्वाइन किया था और मैं बहुत सारे कैंपों में बाहर रहा करता था।
तो घर वालों को ऐसा कोई इशू नहीं पैदा हुआ कि आप बाहर क्यों रहते हो, तो वो सारा कुछ पहले से मैनेज चल रहा है। उन्होंने मान लिया है कि व्यक्ति सुबह 9 बजे चले जाए और 9:30 तक यदि आ जाते हैं तो व्यक्ति घर पर ही है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं जाती है। और घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं उसको भी समय निकाल कर पूरा कर लेता हूँ कि मुझे घर में जैसे गेहूं पिसवाना है, गैस सिलेंडर लाना है, सब्जी लाना है, बच्चों को छोड़ना है, तो वो भी दायित्व पूरा हो जाता है। और यदि मन में जुनून हो तो फिर जैसे कहते हैं जहाँ चाह है वहां राह निकल आती है, तो कोई दिक्कत नहीं जाती है। कभी कभी लगता है कि आ, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, फिर लगता है कि आधी उम्र तो हो गई है करते करते, अब आधी उम्र में क्या छोड़ना, जब तक शरीर चल रहा है तब तक हमें करना चाहिए। और सुकून मिलता है, सबसे अच्छा ये है कि हमें सुकून मिलता है, और जहाँ सुकून मिलता है तो वो कहते हैं कि जहाँ आनंद है वहीं परमानंद है। तो कर्म ही पूजा की का विषय बन जाता है। बहुत बढ़िया सर, डेफिनेटली फैमिली का सपोर्ट है तभी हम ये सब चीजें कर पा जी रहे हैं, आगे बढ़ पा रहे हैं। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आपकी, ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे लाइफ में भी। सर एक मेरा जी प्रश्न जो अभी मेरे दिमाग में आया है कि कई बार जैसा मैं अभी देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों पे चीजें, मतलब जो उनका ड्रीम रहता है शायद वो कहीं पूरा नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कि भाई कोई पेरेंट्स हैं जो पहले डॉक्टर बनना चाहता हो, इंजीनियर बनना चाहता हो, आर्मी में जाना चाहता हो, पुलिस में, वो नहीं बन पाया किसी परिस्थितियों के कारण। अब वही जी। ड्रीम वो अपने बच्चे से पूरा कराना चाहते हैं। तो कैसा, कभी आपके पास ऐसा कोई केस आया है कि जिसमें पेरेंट्स बोल रहे हैं कि नहीं मेरे बच्चे को यही बनना है, और बच्चे ने आके आपसे डिस्कस किया हुआ कि नहीं सर मेरी पर्सनल विश तो कुछ और है, लेकिन मैं पापा हर्ट ना हो या मम्मा हर्ट ना हो इसलिए मैं आपसे नहीं बता, उनसे नहीं बोल पा रहा हूँ, तो आप मेरी इस मामले में हेल्प कीजिए। ऐसा कभी जी कोई इंसिडेंट आया है सर सर आपके पास? जी जी सर, इस विद्यालय में तो अभी ऐसा केस आया नहीं है। पर हम जी। लोग जो स्काउट गाइड के जो कैंप लेते हैं, तृतीय सोपान, द्वितीय सोपान, या उसके जो स्टेट लेवल के कैंप लेते हैं, उसमें बच्चों की एज जो होती है वो 16+ की होती है। तब उनसे जब हम बात करते हैं विभिन्न विषयों पर जो चर्चा होती है, तो हम ये पाते हैं कि वो उसमें हमें जानकारी देते हैं, जो कि बहुत अटैचमेंट हो जाता है साथ में रहने में, क्योंकि रेसिडेंशियल कैंप होते हैं। तो उनका कहना होता है कि हमारे पेरेंट्स ही चाहते हैं कि हम चूंकि पेरेंट्स के मन में होता है कि मुझे फला सेवा में जाना था, मुझे ये गेन करना था, मैं नहीं कर पाया, तो वो अपना सपना पूरा करना चाहता है अपने बच्चों के माध्यम से। ये बिल्कुल। पेरेंट्स की होप होती है। और वो फिर कभी कभी तो ये हो जाता है कि वो प्रेशर के माध्यम से बच्चों को प्रेशर देते हैं कि आपको ये करना ही है। और उसकी जो मूलभूत आवश्यकता है, उसका जो अन्य सब विकास है, उसको वो दरकिनार करते हुए सिर्फ ये इस पर ध्यान देते हैं कि मेरा बच्चा 90+ मार्क्स लेके आए और मुझे ये ही चाहिए। तो वो बच्चों पे अनधिकृत तरीके से दबाव देते हैं, और ऐसे ही बच्चे जो है फिर गलत कदम उठाते हैं। समाज में जो हम कुरीति देखते हैं कि यदि रिजल्ट नहीं आता तो बच्चे सुसाइड जैसे जी हाँ। प्रकरणों को अपने हाथ में ले लेते हैं। तो यहाँ वहां पर ये विषय आए हुए थे, तो मैंने एक दो बच्चों से बात की, उन्होंने अवगत कराया। तो पेरेंट्स से भी हमने जब लास्ट डे हम पेरेंट्स को बुलवाते थे, तो हमने ये उनसे कहा कहा करते थे कि देखिए, सबसे पहले तो हर व्यक्ति, जैसे हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की फिंगर्स, हम देखें उसमें फिंगर्स लाइन है वो अलग होती है। हम जो हम देखते हैं, तो वो वैसे ही हर व्यक्ति का एक अलग उसमें अलग कौशल्स होंगे। उसका हर एक व्यक्ति का जो है शौक अलग होगा, उसकी हॉबी अलग होगी। और यदि हम उसे कहें कि एक व्यक्ति के में कोई वकील है तो हर सारे व्यक्ति वकील हो जाए, ये आवश्यक नहीं है। तो सबसे पहले हम बच्चों के रुझान को देखते हुए, बच्चे के शौक को देखते हुए उसको उस ओर हमें ले जाना चाहिए। और आप जो 90+ की बात करते हैं, ठीक है, वो आज समाज में उसकी आवश्यकता है, परंतु वो दबाव के साथ नहीं होना चाहिए। आप बच्चे को सपोर्ट करें, और बच्चों को ये बात भी कहें कि ठीक है, आपने यदि ये गेन नहीं किया तो असफलता जो है हारने की निशानी नहीं है, वो सफलता पाने की एक नई सीढ़ी उसको बनाए। हम ऐसा उन्हें प्रेरित करते हैं, तो पेरेंट्स को भी लगता है कि नहीं, ये सही बात है। और बच्चों को उससे सपोर्ट मिलता है, क्योंकि जो बच्चों पर मानसिक दबाव होता है वो इस एज में बहुत खतरनाक हो सकता है। तो इस पर हमने उसमें काम किया हुआ था। अभी चूंकि मैं इस विद्यालय में नया हूँ, 2 माह हुआ है,
और चूंकि छोटे बच्चों में जहाँ मैं प्राइमरी शाला में था तो वहाँ ये ऐसा कोई विषय नहीं आया। और वहाँ पर चूंकि ग्रामीण क्षेत्र था तो उनके पास दो ऑप्शंस होते थे। अभी मुझे प्राउड फील होता है कि जिस गांव में मैं पदस्थ था 26 साल, सर मैं बताऊं कि आजादी के बाद से वहाँ कोई सरकारी सेवक नहीं था। हम्म। और जब मैं गया तो एक स्टूडेंट अभी वो माध्यमिक शिक्षक है, इवन कि वो मेरे से सीनियर है, मेरा अच्छा, स्टूडेंट बहुत रहा है और बढ़िया। मेरे से सीनियर है। जी। दूसरा, हाँ जी, एक सर अभी गत माह एक बच्चा है जिसको मैंने क्लास 1 से 5 तक पढ़ाया था। वो पुणे में 20 लाख के पैकेज में काम कर रहा है। तो उनको अवसर मिला, परंतु दूसरा ऑप्शन आता है कि एग्रीकल्चर फील्ड है, गन्ना वाला क्षेत्र है, तो पेरेंट्स चाहते हैं कि यदि नहीं पढ़ पाता है तो अच्छी कृषि कर ले। तो बहुत सारे लोग वहाँ अच्छे कृषक हो गए, क्योंकि वो जब वहाँ पहले शिक्षा का अभाव था, लोग अच्छे से पढ़ नहीं पाते थे, परंतु शिक्षा ज्यादा ग्रहण करने पर रास्ता मार्ग मिलता है। तो वो अच्छे एक बेहतर कृषक के रूप में काम कर रहे हैं या बाहर जॉब में काम कर रहे हैं। तो उन्हें या बहुत जरूरी बात है कि जिस प्रकार अभी आप इस लाइव के माध्यम से लोगों को बताएं, लोगों को अवगत कराएंगे कि अपने जीवन को कैसे आगे ले जाना चाहिए, कैसे सुधारना चाहिए। वैसे ही समाज में मार्गदर्शक का होना बहुत जरूरी है कि चाहे वो स्टूडेंट हो या पेरेंट्स हो, उन्हें अवगत कराते चलें कि आखिर वो अपने बच्चे को किस दिशा में ले जाएं। और एक जैसे किसी कोई पौधा बढ़ता है तो पौधे को अब यदि आप चारों ओर से कंपाउंड में बंद कर देंगे तो शायद वो पौधा कुंभला जाएगा, उसके ऊपर इतना प्रेशर होगा। परंतु उसको खुली हवा में स्वच्छंद तरीके से उसको जो रिक्वायरमेंट है, खाद पानी सनलाइट एयर की, वो हम उपलब्ध कराएं तो वो निश्चित तौर पर एक बच्चा भी उसी प्रकार बढ़ेगा, ऐसा हम सोचते हैं। और अभी यदि ऐसा कोई प्रकरण आता है तो मैं निश्चित तौर पर उसमें बेहतर तरीके से काम करूंगा। हम लोगों ने अपने विद्यालय में चार्ट लगवा रखा है कि आपको 12th जी। के बाद आप कितने सारे एरियाज में जा सकते हैं। एक पूरा हमने चार्ट बनवाया है, पिछले माह ही मैंने बनवाया है कि आप जी। 12th करने के बाद ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप बीए बीएससी करें या आप जी की ओर जे डबल ई की ओर जाएं या नीट करें। और भी किस एरिया में जा सकते हैं, ये सिर्फ बच्चों के ऊपर प्रेशर होता है कि क्या मैं इंजीनियरिंग में जाऊं या मेडिकल लाइन में जाऊं, इसके अलावा यदि मैं कहीं नहीं जाता हूं तो क्या मैं मेरा लाइफ खराब हो गया। तो उसको हतोत्साहित होने से बचाने के लिए हम लोगों ने एक ड्राइंग करा रखी है कि बेटा आपको ऐसा नहीं है, आप इन एरिया में भी बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा है सर, आप ये सारी चीजें सोच रहे हैं और मेरे को लगता है कि ये अच्छी सोच है कि आप टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक कहीं ना कहीं दोस्त का रिश्ता भी होता है, जिसे आप बखूबी जी निभा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं जो बच्चे पेरेंट्स से नहीं बोल पाते, लेकिन अपने शिक्षक से बोल देते हैं। और आपने बताया जी आपके शिक्षक हैं जो आज अच्छी पोजीशंस पे हैं, तो इसकी खुशी भी एक अलग ही होती होगी सर, कि हमने जिन्हें हाँ सर। पढ़ाया है आज वो एक अच्छे मुकाम पे हैं। वो जी जी फीलिंग आप शायद अलग ही रहती है, उसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। जी। हाँ सर, सर, ये बहुत सारी बातें। जी। जी। जी सर, बोले। सर ये बिल्कुल अच्छा, आपने अच्छी बात कही। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि जब वो बच्चे आते हैं और जो 20 लाख का पैकेज में है वो चरण छूते हैं और पूछते हैं सर मैं यहाँ हूँ। तो मन से प्रसन्नता होती है कि मैं इस छोटे से बच्चे को कितना मैंने दंड दिया था उस समय, कितना मैंने मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ तक जाएंगे। तो मन में बहुत हार्दिक प्रसन्नता होती है, ये बात सही है। सही है सर, बहुत सही है। बहुत सारी चीजें आज आपने शेयर करी। मैं जी। अपने हर एक गेस्ट से एक प्रश्न पूछता हूँ, आज आपसे भी यही प्रश्न पूछूंगा। आपके मायने में जिंदगी है क्या? सर मैं जितना समझता हूँ जिंदगी समाज में सबसे पहले एक ऐसा मानव बनना है मुझे, बनना चाहिए मुझे कि मैं अपने परिवार की परवरिश कर सकूं। मुझे जीवन ईश्वर ने दिया है तो उस ईश्वर ने मुझे जितना दिया है, उस ईश्वर को धन्यवाद देने के बहुत सारे तरीके के उसके अन्य कृतियां हैं, उसको मैं उसकी मैं क्या सहायता कर सकता हूँ। क्योंकि मैं जिस देश का वासी हूँ, उस देश ने मुझे यहाँ तक पाल के बड़ा किया है। तो मैं
अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ। मेरा जो दायित्व मिला है उस जिसके माध्यम से उस दायित्व को मुझे निर्वहन करने में मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मुझे उसका निर्वहन करना चाहिए। और उस निर्वहन के माध्यम से समाज को जो मुझे लौटाना चाहिए, मैं लौटाने का प्रयास करता हूँ, ताकि आने वाली पीढ़ी को वो संस्कार संवहित हो सके, वो संस्कार देख सके। चाहे वो हमारा अ, बुजुर्गों को सम्मान देना हो, न्यू कमर्स को अपनापन देना हो और अपने दायित्वों को सही तरीके से करना हो। यदि हम आज आने वाली पीढ़ी को अवगत नहीं कराएंगे तो आने वाली पीढ़ी वो उसको बेहतर तरीके से नहीं कर पाएगी। जैसे हम अपने वरिष्ठों को देखते हैं कि वो किस प्रकार से अपने जीवन को जीते थे, कैसे परिवार को संभालते थे, समाज को संभालते थे और समाज हित में काम करते थे। तो हम उन्हीं का अनुसरण करते हैं। तो हम मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसा ज्यादा बड़ा तो नहीं, छोटा छोटा काम करूं, ताकि मुझे भी सुकून मिले और मैं उस जो मैंने मुझे समाज ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, देश ने दिया है, वो थोड़ा थोड़ा अपने दायित्वों का निर्माण कर सकूं। बहुत अच्छी सोच है सर ये, और मैं इसलिए ये प्रश्न पूछता हूँ ताकि हमारे व्यूअर्स एक जिंदगी की नई प्रेरणा ले सके, नई सोच के जी। साथ आगे बढ़े। सर लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ हमारे शो के बारे में, जो है हमारा इनिशिएटिव है कि हम लोगों की लाइफ की जर्नी को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, यहाँ पे लोग आ रहे हैं, उससे लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को, इस शो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर, मैं पहले भी आपको धन्यवाद दे चुका हूँ और पुनः बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जबकि स्वयं बहुत व्यस्त रहते हैं और उस व्यस्तता के बाद आपके मस्तिष्क में ये बात आई कि आप ना या आप भी ये ह्यूमैनिटी की सेवा कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, आप मानवता की सेवा कर रहे हैं। और जब मानवता की सेवा होती तो निश्चित तौर पर समाज की सेवा होती है और देश की सेवा होती है। और मुझे लगता है कि आप ये देश सेवा ही कर रहे हैं कि लोगों के जीवन को कैसे सुधारना चाहिए, वो कैसे मोटिवेट हो, कैसे प्रेरित हो और लोगों के दृष्टांत को प्रस्तुत करना। क्योंकि हम अपने भारतीय संस्कृति में देखते हैं कि हम अवगत कराया जाता था कि भगवान राम का जीवन कैसा था, कृष्ण का जीवन कैसा था, विवेकानंद क्या सोचते थे, गांधी जी क्या सोचते थे, और दृष्टांत को रख के हमें मार्ग तय करने की बात की जाती थी। वही कुछ आप कर रहे हैं कि भाई अभी समाज में लोग क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हो, थोड़ा सा उसको कंपेयर यदि व्यक्ति करेगा तो निश्चित तौर पर वो अच्छा करने का प्रयास करेगा। जैसे आज ही मेरे मस्तिष्क में एक बात है कि क्यों ना चूंकि हमारे यहाँ 3-3 स्मार्ट क्लासेस हैं, तो ये सब गवर्नमेंट ने हमको दिया है, पर क्यों ना हमें समाज को यदि हम इसमें जोड़ लेते हैं, उनका योगदान ले लेते हैं, तो निश्चित तौर पर समाज भी विद्यालय से जुड़ेगा। ऐसे भाव आते हैं। इसी प्रकार आप जब ये शो के माध्यम से लोगों को अवगत कराएंगे तो निश्चित तौर पर जो लोग भी इसको देख रहे होंगे तो सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देंगे। और मैं समझता हूँ कि एक जो पुण्य व्यक्ति है, पुण्यात्मा व्यक्ति है, वही ये काम करता है। तो मैं बहुत बहुत आपको साधुवाद देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि निश्चित तौर पर आप आपका जो उद्देश्य है उस उद्देश्य में आप सफल होंगे और एक बेहतर मानवता के विकास के लिए आप काम करेंगे। तो और एक अच्छा संदेश समाज में जाएगा, मैं यही आपको कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड सर। बहुत अच्छा लगता है मुझे, ये सारी चीज़ें मोटिवेट करती है शो को कंटिन्यू करने के लिए। जी। थैंक यू सो मच, आज इतने बिजी शेड्यूल में भी आपने हमें वक्त दिया, और थैंक यू दोस्तों इस शो में बने रहने के लिए। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आपके कमेंट्स आते हैं। तो आज के शो के बारे में भी आप हमें कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं तो आपके कमेंट्स हमेशा की तरह वेलकम है। बने रहिए इन्फोस्फीयर बाय कृष्णा के साथ।